Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Sheikh Irfanullah Khan and I am working as assistant professor in Department of Mathematics, ComSets Institute of Information Technology. MTH 471 इंटीग्रल इक्वेशन के सिलसिले का आज हमारा ये 23rd लेक्चर है। 23rd लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू हम ले लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या चीज़ें पढ़ी, ताकि लास्ट लेक्चर और आज के लेक्चर में एक ब्रिज डिफ़ाइन हो सके कि किस तरीके से हम वैल्यूज़ को एक दूसरे से इंटरलिंक कर सकते हैं या रिलेट कर सकते हैं। तो कंप्लीट जो हमने लास्ट लेक्चर में चीज़ें डिस्कस की थी उसमें मेन कुछ इस तरीके से कि हमने एग्जिस्टेंस ऑफ होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस फ्रेडहोम इक्वेशन चेक किया कि उनकी एग्जिस्टेंस किस तरीके से फाइंड की जा सकती है या उनकी एग्जिस्टेंस को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने हमने क्या चेक किया, एग्जिस्टेंस ऑफ होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशंस, उस पे फ्रेडहोम अल्टरनेटिव अप्लाई किया प्रोपोजिशन और एक जो थ्योरम डिफाइन किया था उस थ्योरम की हेल्प से उसकी एग्जिस्टेंस चेक की। नेक्स्ट जो मेन टाइप थी या जो स्पेशल केस हमने डिस्कस किया था वो अप्रॉक्सीमेटिंग अ कर्नल बाय डीजेनरेट वन। अब इस स्टेटमेंट को अगर मैं देखूं और इस पे तवज्जो दूं तो इस स्टेटमेंट से मुझे दो बातें मिलती हैं। दो बातें क्या है कि अब जो कर्नल हमें डिफाइन है वो नॉन डिजेनरेट फॉर्म में है, क्योंकि पहले हम सारा डिस्कस करते रहे हैं डिजेनरेट वन। अब हमें कौन सी फॉर्म में मिला है, डिजेनरेट की बजाय नॉन डिजेनरेट फॉर्म में। तो अप्रॉक्सीमेटिंग बाय डिजेनरेट वन मीन्स कि ऐसा कर्नल जो कि नॉन डिजेनरेट है उसे हमने डिजेनरेट फॉर्म में लेके आना है। और डिजेनरेट फॉर्म की हम डेफिनेशन या सेपरेबल की डेफिनेशन क्या करते हैं कि हम किसी भी फंक्शन को या किसी भी कर्नल को इन टर्म्स ऑफ द सम ऑफ पार्शियल or partial sum of product of function of x alone and function of t alone। तो definition हम करते हैं कि it is the sum or it is the partial sum of finite number of products of function of x alone by function of t alone। तो उस फॉर्म में हम उसे सेपरेट कर लेते हैं। लाइक डिजेनरेट की फॉर्म अगर हम देखें तो डिजेनरेट फॉर्म किस तरीके से डिफाइन है कि u ऑफ x कोई भी इक्वेशन है हमारे पास f ऑफ x प्लस लैम्डा a टू b k ऑफ x t u ऑफ t dt। तो इस k ऑफ x t को डिजेनरेट कहने का मतलब ये है कि हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कुछ इस फॉर्म में, k वेरीज फ्रॉम 1 to n finite numbers ak of x into bk of t। और अगर हमारे पास ये डिजेनरेट फॉर्म में नहीं है तो डिजेनरेट फॉर्म में ना होने के वजह से हम क्या करते हैं, इस कर्नल ऑफ एक्स टी को वाई टेलर सीरीज और सम अदर सीरीज एक्सपैंड करते हैं और एक्सपैंड करने के बाद इसकी कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिफाइन किया k ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू 1 माइनस x एंड कॉस एक्स टी। अब 1 माइनस x कॉस एक्स टी, तो कॉस एक्स टी हमारे पास डिजेनरेट नहीं हो सकती। इस पे सीरीज एक्सपेंशन लगाई 1 माइनस x स्क्वेयर टी स्क्वेयर बाई 2 प्लस x4 बाय t4 बाय 4 एंड सो ऑन। मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ cos xt सिंप्लीफाई किया 1 माइनस x
प्लस एक्स क्यूब टी स्क्वेयर बाय 2 प्लस माइनस हो जाएगा x5 t4 बाय 4 एंड सो ऑन। तो इसमें हमने सिलेक्ट किया या कुछ सिलेक्शन ली, न्यू कर्नल m ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब टी स्क्वेयर बाय 2। और इस सिलेक्शन को हमने कह दिया कि ये डिजेनरेट कर्नल है। अब इसमें देखें कि हम अगर इस सारी वैल्यू को a1 ऑफ x लें तो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई विच इज b1 ऑफ t इक्वल्स टू समेशन k इक्वल्स टू 1 to 2 a k ऑफ x b k ऑफ t। 2 तक क्यों लिया कि हमारे पास सिर्फ 2 टर्म्स हैं और कर्नल में हमने 2 टर्म्स डिफाइन किए। देन एसोसिएटेड इक्वेशन corresponding to u of x is nu of x equals to f of x plus lambda a to b m of x t nu of t dt is an approximate solution to u of x which is given in above equation। तो हमने अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन की फॉर्म में डिफाइन किया, एट द एंड उनका कंपैरिजन चेक किया और उसके बाद लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा ओवरव्यू किया था कि स्पेशल केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं, होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस फ्रेडहोम इक्वेशन। तो उस केस में फर्स्ट जो हमने नॉन होमोजीनियस होमोजीनियस के लिए मेथड्स पढ़े उसमें था कि कर्नल को डिजेनरेट किया जाए। अब हमारे पास एक और स्पेशल केस है कि अगर कर्नल ऑफ एक्स टी और कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म में हो। सिमेट्रिक फॉर्म मीन्स के ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू के ऑफ टी एक्स। इस फॉर्म में अगर हम डिफाइन कर सकें तो उस टाइप की क्या फीचर्स होंगे, उस टाइप के मेथड किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे या सॉल्यूशन उस केस में कैसे फाइंड करेंगे। तो बाकायदा आगाज़ करते हैं आज का लेक्चर फॉर सिमेट्रिक कर्नल। तो मेन जो हमारा और स्पेशल केस आज के लेक्चर की वो सिमेट्रिक कर्नल। सिमेट्रिक कर्नल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द कर्नल K of xt is symmetric if K of xt equals to K of tx। कि अगर हम कर्नल ऑफ एक्स टी को इस फॉर्म में लिख लें तो उस केस को हम क्या कहते हैं कि कर्नल जो है वो हमारे पास सिमेट्रिक कर्नल है। एक रिजल्ट, नोट या रिमार्क जिस फॉर्म में भी आप उसे डिफाइन करें, इफ द कर्नल K of xt is complex valued function then for symmetric kernel K of xt equals to K bar of tx where K bar is complex conjugate। conjugate of kernel K।
Now consider Fredholm integral equation of second kind with symmetric kernel is k of xt equals to k of tx, u of x equals to f of x plus lambda a to b k of xt u of t dt 1. It turns out a double star second remark, it turns out that the resultant kernel gamma of x t lambda of equation 1 are for equation 1 can be expressed as an infinite series in terms of orthonormal eigenfunctions of the homogeneous equation with symmetric kernel. Second remarks में क्या है? It turns out that the resultant kernel of equation 1, इसका resultant kernel किस फॉर्म में हम डिफाइन करते हैं? gamma of xt lambda can be expressed as an infinite series of orthonormal eigen functions. अब पहले हम डेफिनेशन कर रहे थे ऑर्थोगोनल, अब यहाँ पे ऑर्थोनॉर्मल आइगन फंक्शंस ऑफ द होमोजीनियस इक्वेशन और होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन विद कर्नल सिमेट्रिक कर्नल की ऑफ xt विच विल बी डिस्कस्ड लेटर ऑन, कि किस तरीके से हम सिमेट्रिक कर्नल के लिए रिजॉल्वेंट को या रिजॉल्वेंट फॉर्म को एक्सप्रेस करते हैं in terms of an infinite series. As in Volterra integral equation, the resultant kernel gamma of xt lambda is defined
to give as in Volterra integral equation. The resolvent kernel gamma of x t lambda is defined to give gamma of x t lambda a to b f of x, so u of x and then f of t dt, जो कि हमारे पास सॉल्यूशन बनता है r u of x equals to f of x plus lambda a to b gamma of xi t lambda f of xi d xi. तो किस फॉर्म में हम इसे डिफाइन कर सकते हैं? f of t dt और f of xi d xi. रिजॉल्वेंट कर्नल u of x equals to f of x plus lambda a to b gamma of x t lambda f of t lambda. As a solution to equation 1, जो नॉन होमोजीनियस टर्म हमने डिफाइन की u of x equals to f of x plus lambda a to b k of x t u of t dt. तो उसका सॉल्यूशन हमें किस फॉर्म में मिला? विद हेल्प ऑफ इक्वेशन 3, u of x equals to f of x plus lambda integral a to b gamma of x t lambda f of t dt और gamma of x xi t lambda f of xi d xi, क्योंकि डमी वेरिएबल हैं तो उनको हम उससे रिप्लेस कर सकते हैं. is a solution to equation 1. We stress here the difference between lambda, the eigenvalue, of homogeneous Fredholm integral equation two and the parameter pause थोड़ा सा two that is u of x equals to lambda a to b k of x t u of t dt. We stress here the difference between lambda, the eigenvalue of homogeneous Fredholm integral equation 2, that is u of x equals to lambda a to b k of x t u of t dt. क्योंकि हम इक्वेशन वहाँ पे डिफाइन नहीं कर सके तो इक्वेशन 2 बेसिकली क्या है हमारे पास? u of x equals to lambda a to b k of x t u of t dt and the parameter lambda of the non-homogeneous Fredholm integral
equation, which is given in 1. In most of our treatment, we will assume that the parameter lambda of equation 1 is different from all the eigenvalues lambda n of the homogeneous Fredholm equation 2. इन लाइन्स में हमने क्या डिस्कस किया? इन मोस्ट ऑफ आवर ट्रीटमेंट, कि जितने भी हमने प्रोसीजर्स पढ़ने हैं, जितने भी रिजल्ट्स कैलकुलेट करने हैं, या जितने भी जस्टिफिकेशंस करनी हैं, इन मोस्ट ऑफ आवर ट्रीटमेंट वी विल एज्यूम दैट द पैरामीटर लैम्डा ऑफ इक्वेशन 1, जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में हमारे पास पैरामीटर डिफाइन है, द पैरामीटर ऑफ इक्वेशन 1 is different from all the eigenvalues lambda n of the homogeneous Fredholm integral equation which is given in equation 2. तो मेन फर्स्ट जो नॉन होमोजीनियस टर्म है उस केस में पैरामीटर लैम्डा और आइगन वैल्यूज ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन नॉर्मली हमने एज्यूम करनी है कि वो इक्वल नहीं है, आर सेम नहीं है. तो फर्स्ट हमारा सॉल्यूशन आर होमोजीनियस फ्रेडहोम इक्वेशन with symmetric kernel. Consider the homogeneous Fredholm integral equation with symmetric kernel, that is u of x equals to lambda a to b k of xt u of t dt, k of xt equals to k of tx is equation 1. There are some interesting results about the eigen values lambda n and the eigen functions u n of
x of the symmetric kernel of homogeneous equation 1. U n of x equals to lambda n a to b k of xt u n of t dt, which is equation 2, where k of xt is the kernel and expressed in terms of the eigen functions. और इसमें भी क्योंकि सिमेट्रिक कर्नल है k of xt equals to k of tx, where k of xt is the kernel or symmetric kernel and expressed in terms of the eigen functions. और eigen functions हमारे पास किस फॉर्म में डिफाइन है? u n of x की फॉर्म में. इन द फॉलोइंग इन रिजल्ट की रोशनी में कुछ चीज़ें हम डिस्कस करते हैं. इन द फॉलोइंग वी स्टेट then illustrate or prove the most important of the results needed for the development of the series expansion of the symmetric kernels given in equation 1, and the resolvent kernel of the non-homogeneous equation u of x equals to f of x plus lambda a to b k of xt u of t dt. K of xt equals to k of tx equation star. So first result is, our first statement is, the eigenvalue of the symmetric kernel in
1 is real. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, या फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, द आइगन वैल्यूज ऑफ द सिमेट्रिक कर्नल इन होमोजेनियस इक्वेशन 1 इज रियल. अगर ज़्यादा हैं तो और रियल. तो इसका प्रूफ हम करते हैं. लेट lambda and phi of x be an eigenvalue and a corresponding eigen function of the kernel k of xt. और यहाँ पे हम कर्नल ऑफ के xt की बजाय ये भी डिफाइन कर सकते हैं आइगन वैल्यू एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन 1 to phi of x equals to lambda a to b k of xt phi of t dt. और ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 3. मल्टीप्लाइंग 3 by phi bar n of x and integrating with respect to x from a to b yields phi of x into phi bar of x a to b dx equals to lambda a to b k of xt phi of t dt into phi bar of x dx, which is equation 4. We define Fredholm operator as k phi equals to integral a to b k of xt phi of t dt, which is equation 5. Also norm of phi of x equals to a to b phi of x phi bar of x dx raised to power 1 by 2 is equation 6. Using 5 and 6 and the definition of inner product
that is equals to a to b phi of x into psi of x dx. Equation 4 reduces to इंटीग्रल a to b phi x इक्वेशन 6 की हेल्प से ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नाम ऑफ phi f x स्क्वेयर, क्योंकि 1/2 है, इसकी वैल्यू अगर a to b phi of x phi bar of x अगर हम कैलकुलेट करें इक्वल्स टू नाम ऑफ phi of x स्क्वेयर इक्वल्स टू लैम्डा k phi so that lambda equals to नाम ऑफ phi x square divided by lambda k phi और इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास न्यूमरेटर भी रियल नाम ऑफ phi of x स्क्वेयर और डिनोमिनेटर lambda k phi जो इनर प्रोडक्ट है हमारे पास, तो इनर प्रोडक्ट इज आल्सो स्केलर एंड पॉजिटिव, या सिंपली अगर हम स्केलर की फॉर्म डिफाइन करें तो स्केलर रियल है और न्यूमरेटर भी रियल, सिंस both the numerator and denominator are real, it follows that lambda is also real, means lambda equals to नाम ऑफ phi of x square lambda k phi अगर ये भी रियल है ये भी रियल है तो lambda भी हमारे पास रियल ही आएगा। तो यहाँ पे आपने देखा स्टूडेंट्स कि किस तरीके से हमारे पास आइगन वैल्यूज रियल आई, क्योंकि हमने उसे स्केलर और नॉर्म के फॉर्म में डिफाइन किया। तो लैम्डा की वैल्यू अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जैसे हमारे पास रियल थी तो उस रिस्पेक्ट से लैम्डा की वैल्यू भी रियल आई। सेकंड जो क्वेश्चन है उसे हम बी से डिनोट करते हैं। अब इसकी दो डिफरेंट स्टेटमेंट बन सकती हैं। दो डिफरेंट स्टेटमेंट किस तरीके से बन सकती हैं आइए देखते हैं। द आइगन फंक्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट, द आइगन फंक्शन ऑफ अ सिमेट्रिक कर्नल corresponding to different eigen values are ऑर्थोगोनल। ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई। सेकंड स्टेटमेंट हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा? आइगन फंक्शन ऑफ अ सिमेट्रिक कर्नल कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल। डिफरेंट आइगन वैल्यूज हैं हमारे पास, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शंस हैं, डिफरेंट आइगन फंक्शंस, वो ऑर्थोगोनल हैं। सेकंड स्टेटमेंट हम इसके हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? द आइगन फंक्शन un of x and m of
x of symmetric kernel corresponding to two distinct eigenvalues lambda n not equals to lambda m or orthogonal. सेकेंड स्टेटमेंट क्या है हमारी? द आइगन फंक्शन u n of x and u m of x of symmetric kernel corresponding to two different eigenvalues means lambda n not equals to lambda m or orthogonal. प्रूफ इसका, since u n of x and u m of x are eigenfunctions corresponding to eigen values lambda n and lambda m respectively, where lambda n not equals to lambda m, then u n of x equals to lambda n a to b k of xt u n of t dt, which is equation 1, and u m of x equals to lambda m a to b k of xt u m of t dt, equation 2. Since lambda n and lambda m are real, जैसा कि हमने फर्स्ट ए पार्ट में प्रूफ किया कि लैम्डा रियल, सिंस लैम्डा n and lambda m are real, one may be written as u n of x equals to lambda n a to b k of xt u n of t dt, which is equation 3. कम्प्लेक्स कंजुगेट की फॉर्म में हमने इक्वेशंस डिफाइन कर दी. u n of x equals to lambda n a to b k of xt u n of t dt. क्योंकि लैम्डा आर रियल, सो 1 को हम इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं या लिख सकते हैं या री राइट कर सकते हैं. सिंस k of xt इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन अगर हम अप्लाई करें, k बार ऑफ xt इक्वल्स टू k ऑफ tx, विच इज इक्वेशन 4. सिमेट्रिक है तो k ऑफ xt इक्वल्स टू k ऑफ tx. इक्वेशन 3 becomes
after using equation 4 are making use of equation 4, equation 3 can be written as, or equation 3 becomes un of x equals to lambda n a to b, और k of x, k bar of x t की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, k of tx un of t dt, which is equation number 5. Interchanging the values, interchanging the values x and t in 5. तो लेफ्ट साइड हमारे पास क्या बन जाएगी, u n of t, क्योंकि x और t को हमने इंटरचेंज करना है, तो इक्वेशन 5 थी हमारे पास u बार n ऑफ x इक्वल्स टू लैम्डा n a टू b k ऑफ tx u बार n ऑफ t, तो u n ऑफ t इक्वल्स टू लैम्डा n a टू b k ऑफ x t u n ऑफ x dx, इक्वेशन 6 इस फॉर्म में आ गई. r a टू b k ऑफ x t u n ऑफ x dx इक्वल्स टू u n ऑफ t ओवर लैम्डा n, क्योंकि रियल है तो हमारे पास नॉन ज़ीरो, इसे हम 6 एक ही फॉर्म में डिनोट कर लेते हैं. u n ऑफ t इंटरचेंज करने से मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ 2, और इक्वेशन 2 किस फॉर्म में डिफाइन है, u m ऑफ x मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 by u bar n of x, and then integrating with respect to x from a to b. तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, u m of x a to b u m of x, और मल्टीप्लाई किस चीज से करना है, u बार n of x dx इक्वल्स टू लैम्डा m a to b, जो इक्वेशन 2 में मौजूद है, a to b k of x t u m of t dt into u bar n of x into dx equals to lambda m a to b a to b k of x t u n of x dx u m of t dt, और इस केस में क्या किया है, इंटरचेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. पहले हमारे पास वैल्यू क्या थी, लैम्डा एम ए टू बी इंटू लैम्डा ए टू बी के ऑफ एक्स टी यू एम ऑफ टी डी टी इंटू
u बार n ऑफ x dx, इंटरचेंज करने के बाद हमारे पास फॉर्म क्या बन गई, लैम्डा m a टू b इंटू इंटीग्रल a टू b k ऑफ x t u बार n ऑफ x dx इंटू u m ऑफ t dt, इंटरचेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, dx और dt को आपस में इंटरचेंज किया, मेकिंग यूज ऑफ 6, in the above expression a to b u m of x dx equals to lambda m a to b इंटीग्रल a to b k of x t u बार n of x dx u m of t dt। तो इक्वेशन 6 के रिस्पेक्ट से ये सारी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, u बार n of t ओवर लैम्डा n। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, इक्वल्स टू लैम्डा m a टू b, ये सारी वैल्यूज u बार n ऑफ t ओवर लैम्डा n, तो u m ऑफ t इंटू u बार n ऑफ t ओवर लैम्डा n dt। क्योंकि रियल नंबर है इसे हम इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रल साइन से, लैम्डा n ओवर लैम्डा n a टू b u m ऑफ t u बार n ऑफ t dt। और लेफ्ट साइड पे हमारे पास वैल्यू क्या है, a टू b u m ऑफ x u बार n ऑफ x dx। लैम्डा n मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लैम्डा n a टू b u m ऑफ x u बार n ऑफ x dx इक्वल्स टू लैम्डा m a टू b u m ऑफ t u बार n ऑफ t dt। equals to lambda m a to b u m of x u n of x dx by interchanging x n t। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, lambda n इंटीग्रल a to b u m of x u बार n of x dx equals to lambda m a to b u m of x into u बार n of x dx implies lambda n minus lambda m इंटीग्रल a to b u m of x u बार n of x dx इक्वल्स टू 0। इसको हम लेफ्ट साइड पे लेके आए, तो लेफ्ट साइड पे लाने के बाद राइट साइड पे हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी, 0। implies lambda n माइनस lambda m इंटीग्रल a to b u m of x u बार n of x। सिंस यहाँ पे फिर हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म है, प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0, तो प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 अगर रियल नंबर से हम डिफाइन करें, ए बी इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू 0 आर बी इक्वल्स टू 0। तो इस केस में आप देखें कि लैम्डा एन माइनस लैम्डा एम, इनका डिफरेंस नॉन जीरो है। अगर ये वैल्यू नॉन जीरो है, सिंस लैम्डा
n minus lambda m non-zero because lambda n not equals to lambda m implies integral a to b u m of x u bar n of x dx equals to 0 और इसी फॉर्म में हम लिखें लैम्डा n माइनस लैम्डा m इंटू यू एम यू एन इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में इक्वल्स टू 0 इम्प्लाई क्या कर रहा है यू एम यू एन इक्वल्स टू 0 और इंटीग्रल a टू b u m of x u bar n of x dx equals to 0 और अगर ये कंडीशन 0 हो जाती है तो हम क्या इम्प्लाई करते हैं दिस इम्प्लाइज दैट u m of x and u n of x are थागना। तो यहाँ पे हमने दूसरी प्रॉपर्टी या दूसरा क्वेश्चन जो अराइज हुआ था उससे भी हमने प्रूफ किया। थर्ड जो क्वेश्चन है हमारे पास या थर्ड रिजल्ट जो इस केस में डिफाइन हो रहा है सी द डिजेनेरेसी आर multiplicity p of the eigenvalue lambda not equals to 0 is finite for any or every symmetric kernel that is square integrable on square xt a or x lies between a and b and t lies between a and b that is double integral a to b k of xt square dx dt equals to b square which is less than infinity इक्वेशन स्टार। इसके मीनिंग्स क्या हैं? दिस सिंपली मीन्स that for such a kernel there can be only a finite number p of eigen functions u j plus 1 of x, u j plus 2 of x and u j plus p of x that correspond to an eigen value lambda j of kernel k xt। थर्ड हमने क्या
डिस्कस किया द degeneracy or multiplicity p of the eigenvalues for lambda not equals to 0 is finite for every symmetric kernel which is square integrable on square is integral a to b कर्नल स्क्वेयर dx, और कर्नल स्क्वेयर किस चीज का, एब्सोल्यूट कर्नल स्क्वेयर dx dt इक्वल्स टू बी स्क्वेयर विच इज लेस देन इंफिनिटी. और सिंपली किस चीज को शो कर रहा है कि फॉर सच कर्नल देयर कैन बी ओनली फाइनाइट नंबर p ऑफ आइगन फंक्शंस corresponds to the eigen value lambda j of k x t, कि जो कर्नल के हमारे पास आइगन वैल्यूज डिफाइन होंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ आइगन फंक्शन ही प्रोड्यूस होंगे और फाइनाइट नंबर ऑफ आइगन फंक्शन ही डिफाइन हो सकते हैं. फ्रॉम अबव, जो आज के केस में हमने डिफाइन किया, फ्रॉम अबव मीन्स जो सी रिजल्ट हमने डिस्कस किया एंड अदर रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ए वेरी इंपॉर्टेंट theorem, Hilbert theorem can be developed this theorem expand f of x of the Fredholm integral equation of the first kind with symmetric kernel f of x equals to lambda a to b k of xt u of t dt k of xt equals to k of tx equation double star. This theorem expand f of x of the Fredholm integral equation of first kind with symmetric kernel in a Fourier series in terms of the orthonormal eigen functions phi n of x of the symmetric kernel of the homogeneous Fredholm integral equation phi k of x equals to
lambda k a to b a of xt phi k of t dt, और k of xt हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है, इक्वल्स टू k tx इज इक्वेशन ट्रिपल स्टार। जो आज के लेक्चर में हमने रिजल्ट डिस्कस किए उनसे या उनकी मदद से एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम एल्बर्ट श्मिट थ्योरम वो हम डिफाइन करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। और इस एल्बर्ट श्मिट थ्योरम का मेन फीचर क्या है, बेसिकली आपको याद हो जो हमारा 18th लेक्चर था, तो 18th लेक्चर में हमने एक इंटीग्रल इक्वेशन डिस्कस की थी, एबल इंटीग्रल इक्वेशन। उस केस में हमने देखा था कि एक डिफिकल्टी हमारे सामने आई थी। डिफिकल्टी क्या हमारे सामने आई थी कि न्यूमेरिकल और इंटीग्रल इक्वेशन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है बट उसका सॉल्यूशन स्टेबल नहीं है। तो उस टाइप की सिंगुलरिटी, उस टाइप की डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए हमने उस लेक्चर में डिस्कस किया था कि लिटरली या लेटर हम एल्बर्ट श्मिट थ्योरम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे भी वही फॉर्म है कि ऐसी सिचुएशन जिसमें हमें इंटीग्रल की वैल्यू तो मिले बट सॉल्यूशन स्टेबल ना हो, तो उस केस में एल्बर्ट श्मिट थ्योरम क्या रोल प्ले करता है, बेसिकली करता ये है कि नॉन होमोजीनियस टर्म f ऑफ x को ये कन्वर्ट करता है इन सीरीज एक्सपेंशन, और वो सीरीज कौन सी है, फोरियर सीरीज की फॉर्म में। फोरियर सीरीज की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा नॉन होमोजीनियस टर्म, और नॉन होमोजीनियस टर्म पे ही हम स्ट्रेस क्यों कर रहे हैं, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा कि जब हम कंपैरिजन करते थे कि अगर होमोजीनियस इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे सम टाइम, तो उस केस में एसोसिएटेड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का या तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो भी इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन है और वो डिपेंड किस चीज पे करता है, एफ ऑफ एक्स पे। तो एल्बर्ट श्मिट थ्योरम का मेन फीचर यही है, दिस थ्योरम एक्सपेंड्स एफ ऑफ एक्स ऑफ द फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट काइंड with symmetric kernel f of x equals to lambda a to b k of xt u of t dt in a Fourier series in terms of the orthonormal eigenfunctions phi n of x of the symmetric kernel of the homogeneous Fredholm integral equation which is given in equation triple star। आज का लेक्चर यहीं तक, और उसको अगर थोड़ा सा समराइज कर लें तो आज के लेक्चर में हमने मेन क्या चीज़ें डिस्कस की। एक स्पेशल टाइप थी सिमेट्रिक कर्नल, अगर हमारे पास कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन सिमेट्रिक हो तो उस केस में हम किस तरीके से क्वेश्चन को रिजॉल्व करेंगे या क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी, कुछ उससे रिलेटेड रिमार्क्स पढ़े, और जब हमने फ्रेडहोम होमोजीनियस इक्वेशन विद सिमेट्रिक कर्नल कंसीडर की तो उस केस में हमने देखा कि 3 इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हमारे सामने आए कि होमोजीनियस के केस में हमारे पास जो आइगन वैल्यूज हैं वो रियल हैं, सेकंड जो आइगन फंक्शंस हैं वो ऑर्थोगोनल हैं, और थर्ड डिजेनरेसी हमने डिफाइन की कि आइगन वैल्यू के अगेंस्ट हमारे पास ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ आइगन फंक्शन ही एग्जिस्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह आपका हामी हो, नासिर हो। अल्लाह हाफिज।